दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में बीजेपी की सरकारें बनाने के बाद अब मोदी जी की असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी और वो है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। हिंदुस्तान में 145 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और हर व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी का वादा कर कर केंद्र सरकार और राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनाने का वादा मोदी जी ने किया था। अब जनता उसका हिसाब मांगेगी क्योंकि अब तो कोई ऑपोजिशन रहा नहीं, कांग्रेस रही नहीं और 11 साल तक जनता ने पूरा साथ दिया मोदी जी को। लेकिन अब जिसका कहा जाता है ना कि हिसाब देने का वक्त आने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया को भी खंगालना होगा। जब से मोदी जी ने यह घोषणा करी है कि हमें पेट्रोल की कटौती करनी चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आम आदमी को योगदान देना चाहिए, तब से मोदी जी ने जो बातें कही हैं उस पे तरह तरह के विचार विमर्श और विवाद मीडिया और सोशल मीडिया में हो रहे हैं। जैसा कोविड के समय अगर हम देखें तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, हमको जो जो प्रतिबंध लगाने हैं आप उसमें साथ दीजिए। जनता ने पूरी तरह से साथ दिया था। डीमोनेटाइजेशन के समय भी जनता ने पूरा साथ दिया था, लेकिन अब जनता उतना साथ देने के मूड में नहीं दिखती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब मोदी जी की अग्नि परीक्षा शुरू होगी कि आप अब ये बताइए कि आर्थिक स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन 11 साल के शासन के बाद अब भी अगर आप ये कहेंगे कि गलतियां पिछली सरकारों की है तो शायद ये बात लोगों के गले नहीं उतरेगी। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने जो वादे किए थे और जो आज आर्थिक स्थिति हो रही है, क्या मोदी जी इस अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से खरे उतरेंगे। हम तो चाहते हैं वो खरे उतरें, लेकिन जो हालात हैं उनको बदलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है या उठाए हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए मेरे साथ। अगले कुछ मिनटों में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से भारत का रुपया गिर रहा है वो बहुत कुछ बयान करता है। और वो क्या बयान करता है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको डिटेल में समझेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आने वाले दिनों में और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और आपको पता है कि बिना डेटा बिना एविडेंस के मैं बात नहीं करता। मैं करीब मार्च में से इस बात को कह रहा था कि हमारा इस साल रुपया 93-94 पार करेगा। ये बात मैंने जनवरी में कही थी। अगर आप मेरा 1 जनवरी की तारीख का पहला वीडियो इस साल का देखें, तब भी मैंने कहा था कि क्या मोदी सरकार इस साल की आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार है। उस समय भी मैंने कहा था, लेकिन लगता है कि पूरा ध्यान पॉलिटिक्स पे रहा। जितना ध्यान आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए चाहिए था, उतना ध्यान मोदी जी शायद नहीं दे पाए। इसीलिए आज चर्चा का विषय है कि मोदी की अग्नि परीक्षा, रोजगार और अर्थव्यवस्था। भारत में जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोजगार। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, हम दुनिया में तीसरे नंबर की जीडीपी हो जाएंगे। किसके लिए? क्या भारत के आम आदमी को उससे फर्क पड़ेगा या वो सिर्फ एक नंबर है? कहने का मतलब यह है कि जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आम आदमी की जिंदगी में, उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार नहीं हो रहा है। पैमाना वही होना चाहिए। और रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है अर्थव्यवस्था का। अगर अर्थव्यवस्था सुधरेगी, रोजगार के साधन बनेंगे। इसीलिए पॉलिटिक्स के बाद मुझे लगता है मोदी जी का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था पे आना चाहिए। अन्यथा इतिहास जब लिखेगा मोदी जी के 15 साल का कार्यकाल और उसके बारे में जब एनालिसिस होगा, तो शायद इतिहास इतना सॉफ्ट नहीं हो जितना आज हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आज की तारीख में, जो डॉलर है, अगर हम ध्यान से देखें तो आज की तारीख में भी हम 95-75 के आसपास पहुंच गए हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते में हम 96 पार कर जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 शुरू होने से पहले पहले
ऐसा ना हो कि रुपया 100 पार कर जाए। तब मोदी जी जो पहले कहा करते थे कि प्रधानमंत्री की एज और गिरता हुआ रुपया कौन तेजी से गिर रहा है हमें नहीं पता। ये सवाल अब दोबारा दोहराया जाएगा कि मोदी जी आप तो ये कह रहे थे, अब बताइए कि अगर रुपया 100 पार कर गया तो क्या प्रधानमंत्री की एज 100 होनी चाहिए या प्रधानमंत्री को 100 साल तक राज्य करना चाहिए। बड़े सवाल उठेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जो रुपया है वो बहुत तेजी से क्यों गिर रहा है। अगर सब कुछ देश में अच्छा है, मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनने की ओर हैं, हमें कोई चुनौतियां नहीं है, तो रुपया क्यों गिर रहा है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है और यही आज चर्चा का विषय है। रुपी इज इन्फ्लुएंस नॉट बाय द गवर्नमेंट डिसीजन बट ऑल्सो ग्लोबल प्राइसेस। जैसा हमको पता है कि भाई दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है उसका असर भारत के रुपए पे पड़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत आ रहे हैं या नहीं इसका असर पड़ेगा, और हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हम तो पूरी दुनिया के लिए चाइना +1 बनना चाह रहे थे, +1 की जगह हम शायद दुनिया में इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। और दोस्तों मैं इस बात को आज नहीं कह रहा, मैं कम से कम पिछले 20 साल से इस बात को कह रहा हूं कि भारत के अलावा दुनिया में किसी भी आप फोरम में चले जाइए, चाहे आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, एशियन कंट्रीज में जाइए, मैं पिछले 25-30 साल से अंतर्राष्ट्रीय फोरम में हर साल जाता हूं, इस हफ्ते फिर जाऊंगा। मेरा हमेशा यह कहना है कि भारत के अलावा दुनिया में कोई देश ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन सकता है। भारत को वो सिर्फ बाजार के रूप में देख रहे हैं। हम इस गलतफहमी में थे कि नहीं, भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनेगा, और मैं हमेशा इस बात को कह रहा था कि ये भारत के अलावा दुनिया का कोई थिंक टैंक ये नहीं कह रहा कि भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आने वाले दिनों में ये और चीजें दिखेंगी। और उसके अलावा जो भारत के अंदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं इंडियन इकोनॉमी में, उसका भी एक असर है कि हमारा रुपया इइस तेजी से गिर रहा है। आज स्थिति क्या है? 95 रुपए 70 पैसे, एक्चुअली 75 पैसे तक अगर आप देखें रॉयटर के हिसाब से 95.74 पहुंच गया है। एक एक दिन में 50-50 पैसे अगर रुपया गिरेगा, इसका मतलब क्या है? इट इज, जिसको कहा जाता है ना इंग्लिश में, इट इज लाइक ए फ्री फॉल। करीब 12% के आसपास पिछले एक साल में रुपया कमजोर हुआ है। 12% तो आपको इस बार स्टॉक मार्केट नहीं दे रहा है, 12% आपके यहाँ एफडी नहीं है। तो जो आपके पास पूंजी है वो सिर्फ गिरते हुए रुपए के कारण उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये भारत के लिए एक चिंता की बात है। सो कोर प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इसको ध्यान से देखें, इंडिया नीड्स टू मेनी डॉलर्स। हमें बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि हम आयात ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इसको समझना, हम क्या क्या आयात करते हैं? हम क्रूड ऑयल करीब $250 बिलियन के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 50 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास, गोल्ड 50 से 70 बिलियन के आसपास, मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। इन सब के लिए डॉलर चाहिए। तो हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट करते हैं कमोडिटीज, मीट कर दिया, मछली कर दी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कर दिए, चावल कर दिया। उसमें मार्जिन क्या मिलता है आपको? 2-3-4%। जो हम चीजें खरीद रहे हैं, आप सोचिए, इसमें क्रूड ऑयल जो हम खरीद रहे हैं, इसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मिडिल ईस्ट में $10 के आसपास है, और वो हमें आज $120 में खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो देश हैं जो तेल बेच रहे हैं, ये 50 से $100 पर बैरल कमा रहे हैं, और हम क्या कमा रहे हैं? हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस, पानी, किसान की मेहनत को इकट्ठा करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। इसीलिए जो हम इस समय बात कर रहे हैं वो हमारे लिए चिंता की बात है। बट इंडिया डज नॉट अर्न एनफ डॉलर्स थ्रू एक्सपोर्ट्स टू फुल्ली बैलेंस देयर डिमांड। जितना हमें डॉलर चाहिए हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। मतलब जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो अपने घरों में जो डॉलर भेजते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में काम आता है। अब मिडल ईस्ट में जिस तरह से हंगामा हो रखा है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, तो जो भारतीयों के पास सरप्लस डॉलर होते थे अब उसमें भी कमी आएगी।
तो वो जो हमें करीब 100-125 बिलियन डॉलर रेमिटेंस मिलता था वो नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी तो रुपया और गिरेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि ऑयल के ऊपर स्थिति क्या है। आज अगर ऑयल हमारे पास $70 का है तो हम इस झटके को झेल जाएंगे, लेकिन स्थिति क्या है? आज हम 110 की बात कर रहे हैं। बहुत तेजी से रुपया गिरेगा, ये मैंने पहले भी कहा था, आज मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। आप मेरे 2 महीने पहले के वीडियो उठा के देख लीजिए, जब मैंने कहा था कि क्या रुपया 100 पार करेगा, उस पर भी मेरा एक वीडियो है। तब भी मैंने कहा था कि हमारे पास सप्लाई नहीं है डॉलर की, हमें सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ हम ये देखें कि जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, 12 से 13 बिलियन डॉलर पर मंथ भारत का सिर्फ तेल में ट्रेड बिल बढ़ जाएगा। अब ये 12 से 13 बिलियन डॉलर हम कहां से कमाएंगे? रेमिटेंस तो उतना ही आना है। क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा? हम जितना एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, आप ये मान के चलिए कि 80% हमारा इंपोर्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा सारा रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है। हम सिर्फ यहाँ पे असेंबल करते हैं और कार्रवाई करते हैं। कारण हमने कभी भी R&D पे इन्वेस्ट नहीं किया, इनोवेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया। हमारी जितनी कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर है, वो रेंट सीकिंग माइंडसेट से काम करती हैं कि चलो हमने कमाया, उसमें 2% मिल गया, बहुत हो गया, हमारा खर्चा निकल गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर नंबर 16 आप उठा के देख लीजिए, उस पर मेरा एक पूरा वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे का। बजट से पहले वाले दिन मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, आप उसको देखिए। भारत सरकार भी मानती है कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो रेंट सीकिंग माइंडसेट पे काम करता है, ना वो R&D में इन्वेस्ट करता है, ना ट्रेनिंग में, ना स्किल डेवलपमेंट में, ना एक्सपोर्ट्स में। उसको बैठे बैठाए किराए के रूप में जितना पैसा मिल जाए वो खुश है, और यही स्थिति भारत की है। इसके अलावा जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रूड ऑयल, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कम इस्तेमाल करें। मासिव डॉलर डिमांड, जो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप उसको ध्यान से देखिए दोस्तों, सब इंपोर्टेड आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया इंपोर्ट्स हाई वैल्यू कंपोनेंट्स। जितने भी आप घर में अपने आसपास देख लीजिए, मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप जरा उसके आसपास अपने नजर डालिए। यहां तक कि ट्यूबलाइट और LED बल्ब भी बाहर से बन के आ रहे हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। उस पर लिखते जरूर है वो मेड इन इंडिया, उसके सारे कंपोनेंट इंपोर्टेड। हिंदुस्तान में LED बल्ब्स कौन बना रहा है? स्ट्रिप्स कौन बना रहा है? हम सिर्फ ऊपर प्लास्टिक का डब्बा लगा के और कार्टन लगा के बोलते हैं मेक इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली असेंबल्ड इन इंडिया होना चाहिए। गोल्ड, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 साल मत खरीदें, बहुत ज्यादा डॉलर लगता है। सेमीकंडक्टर्स, अब आप ये तो कह नहीं सकते लैपटॉप ना खरीदें, वो भी इंपोर्ट होगा। मशीनरी बहुत सारी इंपोर्ट होती है, हमारे यहाँ बनता क्या है? हमने इतने सारे एयरपोर्ट बनाए, लेकिन एयरपोर्ट में लगने वाली सारी मशीनें चाइना से आई। चाइना ने उल्टा किया, चाइना ने पहले अपने यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर काम आने वाले सारे कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री बनाई, और फिर उनको कहा कि अब हम एयरपोर्ट्स बनाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, आप लोग सप्लाई करिए। हमारा एजेंडा जो डेवलपमेंट का है उसकी सप्लाई हिंदुस्तान की नहीं है। बुलेट ट्रेन आपके सामने उदाहरण है। बुलेट ट्रेन में अगर आज 2 लाख करोड़ रुपए लग रहा है, तो हिंदुस्तान का क्या लग रहा है उसमें लेबर, सीमेंट, मिट्टी, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सब इंपोर्टेड है या इंपोर्टेड कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। चाइना ने पहले टेक्नोलॉजी डेवलप करी और फिर उसको यूज किया। हम लोगों ने बुलेट ट्रेन शुरू कर दी बिना टेक्नोलॉजी हुए, तो हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसको एक प्रेस्टीज इश्यू बनाया है कि इंडिया में एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पुलिंग मनी आउट, ये बात सही है कि इस समय अमेरिका का स्टॉक मार्केट ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अमेरिका में जो रेट ऑफ रिटर्न है डॉलर के ऊपर, अगर आप वहां के सरकारी बॉन्ड भी, सॉवरेन बॉन्ड भी खरीदते हो, तो वहां 4-4.5% आपको रिटर्न मिल जाता है। भारत में आप डॉलर लगाते हो, डॉलर का डिवैल्यूएशन हो जाता है 12%, तो कौन लगाएगा? इसीलिए इस समय भारत से करीब $20 बिलियन निकल गया, वापस अमेरिका चला गया। ये कैश आउटफ्लो बहुत खतरनाक है। FI जब सेल करती हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपया गिरता है। ये बात आप समझिए। एग्जाम्पल हमारे सामने है, फॉरेन इन्वेस्टर जब बाय इंडिया करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो रुपया मजबूत होता है। जब वो भारत से एग्जिट करते हैं तो रुपया कमजोर होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डॉलर है
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में प्रॉब्लम आई है, दुनिया के हर देश में प्रॉब्लम आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडियाज ऑयल डिपेंडेंसी मेड रूपी वीकर देन मेनी पीयर्स, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड है और डिमांड इतनी ज्यादा है, 145 करोड़ लोगों की डिमांड है। बाकी देश भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां की पॉपुलेशन कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। एक जहाज आता है, वो कई हफ्ते उनके काम आ जाता है। यहां पे एक जहाज एक दिन की भी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी डॉलर की डिमांड ज्यादा है, हमें दूसरे देशों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। फिर बहुत बार ये आता है कि नहीं, हमारे पास सरप्लस पड़ा है डॉलर, हमारा आरबीआई इसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आरबीआई के पास भी अनलिमिटेड डॉलर नहीं है, इस बात को भी हमें समझना होगा। सो व्हाई डजंट आरबीआई सिंपली स्टॉप द फॉल? बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। मेरा यह मानना है कि आपके पास 700 बिलियन डॉलर के आसपास रिजर्व्स है, एक महीने में करीब 7 से 8 बिलियन डॉलर हमारा कम हो गया। लेकिन आरबीआई की समस्याएं क्या हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। अगर आरबीआई डॉलर बेचता है रुपया को सपोर्ट करने के लिए, तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो गिरता है, ये बात समझनी होगी। अगर आरबीआई महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि कैपिटल अट्रैक्ट हो, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रुकती है, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ मनी में ग्रोथ नहीं होती। और अगर आप लिक्विडिटी टाइट करते हो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होती है, एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस खड़े होते हैं। तो आरबीआई के पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो आरबीआई कैन स्मूथ द वॉलेटिलिटी। आपको एकदम 95 से 96, 97, 98 ओवरनाइट नहीं हो, इसको बीच बीच में ब्रेक देने का काम आरबीआई कर सकता है, लेकिन इस गिरते हुए क्रम को रोक पाएगा, मुझे नहीं लगता। इसीलिए आरबीआई कैन नॉट बी ए परमानेंट सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ा चुनौती क्या है? 2015 में मेक इन इंडिया शुरू किया था मोदी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ पोस्टर बनवाए, घोषणाएं करी, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद स्थिति क्या हुई, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। मैं बहुत सारे एमएसएमई लोगों से मिला कि भाई आप भारत में क्यों नहीं बनाते। बहुतों ने कहा हमने शुरू किया, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे करप्शन है, हैरेसमेंट है, हमें लगा चाइना से इंपोर्ट करना ही बेहतर है। रोज इंस्पेक्टरों को रिश्वत दो, रोज उनके चक्कर काटो, इतना टाइम हमारे पास नहीं, क्योंकि एमएसएमई में मालिक ही ज्यादातर मैनेजमेंट देखता है और बाकी उसके पास सपोर्ट स्टाफ होता है या लेबर होती है। लेकिन अगर आप मालिक को बिजनेस बढ़ाने की जगह सरकारी कामों में उलझा दोगे, इंस्पेक्टर आके काम करने देने की जगह उनसे रिश्वत मांगेगा, हैरेस करेगा, धमकाएगा, तो कहेगा मैं क्यों मैन्युफैक्चरिंग करूं, मैं सिरदर्दी क्यों लेने वाला हूं। लोगों ने बंद किया और वापस चाइना से इंपोर्ट शुरू कर दी। जो फैक्ट्रीज उनकी थी उसको या तो उन्होंने असेंबली लाइन बना दिया या गोडाउन बना दिया। बहुत सारे एमएसएमई ने यही किया है। इसीलिए भारत सरकार को देखना होगा कि जब तक आप भारत में करप्शन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दोगे, एंटरप्रेन्योर भारत नहीं आएगा, क्योंकि इंपोर्ट करके बेचना उनको सस्ता पड़ता है, हैसल फ्री लगता है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट पुश्ड मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, लेकिन जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसका सब रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से। तो भारत में असेंबली बढ़ गई, लेकिन जो हमारा हाई वैल्यू इंपोर्ट था वो अभी भी ज्यादा से ज्यादा रहा। आज मोबाइल हम कहते हैं, हम आईफोन बना रहे हैं, आईफोन में भारत में बन क्या रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, स्क्रीन बाहर से आ रही है, चिप्स बाहर से आ रहे हैं, मेमोरीज बाहर से आ रही हैं, सब कुछ तो बाहर से आ रहा है, सॉफ्टवेयर बाहर से आ रहा है। हिंदुस्तान में हमने बनाया क्या? हमने सिर्फ असेंबली लाइन। इस बात को हमें समझना होगा। इट इज चीपर टू इंपोर्ट देन टू मैनेज ग्राउंड लेवल करप्शन एंड डिलेज, एंड दिस लिमिट्स रुपी स्टेबिलिटी। अब रही बात ग्रोथ को लेकर, चाइना ने पूरा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस पे नहीं किया। उनको एक मजबूरी भी थी कि लैंग्वेज उनको इंग्लिश आती थी, नहीं आती थी, चाइनीज लैंग्वेज दुनिया में कोई और समझता नहीं, तो सर्विस में वो गए नहीं, उन्होंने पूरा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग में। फायदा ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग होने से जॉब क्रिएशन हुई, और दूर दराज के इलाकों में भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिए, स्पेशलाइज्ड हब बना दिए। इसीलिए आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मेक इन चाइना ही प्रोडक्ट आपको मिलता है। भारत ने सर्विसेज में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सर्विसेज में इंटरनेट पे कोई इंस्पेक्टर नहीं बैठा।
आज आपको यहां से कहीं कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करना है तो रास्ते में ना तो आपको कोई टोल नाके पे रोकने वाला है, ना कोई आपको रास्ते में ट्रैफिक वाला पैसा मारेगा या पुलिस रोक के आपसे वसूली करेगी। ये फायदा है सर्विस सेक्टर का, इसीलिए लोग सर्विसेज में चले गए, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हर कदम पे एक इंस्पेक्टर है और हर इंस्पेक्टर का मतलब है हर कदम पे रिश्वत है। मोदी जी कुछ भी बोलते रहे, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि भारत में करप्शन नहीं है, कोई नहीं मान रहा इस बात को। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी से मिल लीजिए, वो आपको बता देगा करप्शन पहले से ज्यादा है, और मोदी जी के सख्ती का डर दिखा के करप्शन के रेट बढ़ गए। इसीलिए हमें अगर अपने यहां पे डॉलर चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। सो इंडियाज एक्सपोर्ट इंजन इज स्टिल डेवलपिंग, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको रियल टाइम R&D भी चाहिए। आपने एक मॉडल उठाया दुनिया से, आपने उसको बनाने में 2 साल लगा दिए, तब तक दुनिया की रिक्वायरमेंट्स बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, जब तक आपका प्रोडक्ट बाजार में आया वो पहले दिन से ही आउटडेटेड था। तो मैन्युफैक्चरिंग में स्पीड भी चाहिए, कॉम्पिटेंसी भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में होता है, चलता है, वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी नहीं। जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस आर मेकिंग थिंग्स वर्स, ईरान वॉर हमने देखा, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस। तो कुल मिला के जब एनर्जी सप्लाई में प्रॉब्लम है तो सब जगह प्रॉब्लम है, और भारत के लिए तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया की हर करेंसी में प्रॉब्लम आई है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इज मोदी गवर्नमेंट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल? अब आप कहेंगे कि विजय जी आप तो मोदी सरकार के पीछे पड़ गए हो, आप तो मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि भारत में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो पिछली सरकारों के, उस समय हम क्लोज्ड माइंडसेट से काम करते थे, उस समय ग्लोबलाइजेशन को अप्रिशिएट हमने नहीं किया था। इसीलिए पूरी जिम्मेवारी मोदी जी की नहीं है, लेकिन पिछले 11 साल में क्या काम हुआ ये तो लोग पूछेंगे, यही चिंता की बात है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो डॉलर की स्ट्रेंथ है, ऑयल शॉक्स हैं, वॉर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, ये सब चीजें एज ए लीडर ऑफ कंट्री आपको ये एंटिसिपेट करके उसका काउंटर पॉलिसीज बनाना जरूरी होता है। तो क्रिटिक्स तो यही कहेंगे कि देखिए साहब, आपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो थी बहुत तेजी से बढ़ी, उस पर आपने काम नहीं किया जो होना चाहिए था। बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एग्रेसिवली, आपने वो नहीं किया। ऑयल को लेकर आपको पता था कि 85% आयात होता है, उसका आपने अल्टरनेट नहीं ढूंढा। गोल्ड इंपोर्ट होता है क्योंकि लोगों को और कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन समझ में नहीं आता। लेकिन जो मोदी जी के सपोर्टर हैं वो क्या बोलेंगे कि देखिए साहब, हम तो अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तभी तो हम दुनिया में 3rd नंबर पे बन रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास $700 बिलियन है, बहुत स्ट्रांग है, उसका भी मैंने आपको बताया चैलेंजेस क्या है। इन्फ्लेशन रिमेन्स रिलेटिवली कंट्रोल्ड, अभी तक था, लेकिन अब आप गैस के सिलेंडर के रेट देख लीजिए, बाकी चीजों के रेट देख लीजिए। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, लेकिन अगर ईरान वॉर चलता रहा तो हम कब तक रोक पाएंगे, ये चुनौती रहेगी। एंड ग्लोबल कंडीशंस आर अनयूजुअली डिफिकल्ट, ये एक स्टैंडर्ड बहाना हमेशा हम देते हैं कि साहब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए भारत में अगर रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो आम आदमी पे क्या असर पड़ता है इसको देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा। आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड जो भी है वो महंगा होगा। आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आप उनको फीस भेजनी है, जहां पहले आप 80 रुपए दे के डॉलर लेते थे, आज आपको 96 रुपए दे के डॉलर लेना पड़ रहा है। कॉस्टली फॉरेन ट्रेवल हो गया, और जो हाउस होल्ड बजट है उस पर असर आएगा। अल्टीमेटली ऑर्डिनरी इंडियन पेज द हिडन करेंसी टैक्स। आप ये समझ लीजिए, अगर 12% रुपया कमजोर हुआ है तो आम आदमी पे 12% टैक्स बढ़ गया है और सरकार पे 12% सब्सिडी का बर्डन बढ़ गया है। अगर आपके पास सब्सिडी के पैसे नहीं है तो आपको अल्टीमेटली रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इनडायरेक्टली वो टैक्स के रूप में ही आप देख सकते हैं। तो अब स्थिति क्या है, सरकार को करना क्या होगा? जो मोदी जी ने पहला स्टेप लिया कि भाई नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कम करिए, मतलब सोना मत खरीदिए, उनको लगता है सोना नॉन एसेंशियल है। मेरा दूसरा सुझाव उनसे यह है कि आप कम से कम ये तो देखिए कि मेक इन इंडिया फेल क्यों हुआ। अपने मंत्रालयों से पूछिए कि हम कर क्या रहे हैं पिछले 10-11 साल से। जब तक आप जवाब नहीं लेंगे, जनता के बीच में अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। आपको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। रुपया ट्रेड
आपको बढ़ाना होगा ताकि कम से कम आप डॉलर पे डिपेंडेंट हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी रिफॉर्म्स करने होंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, वो एक छलावा है, उससे दूर निकलना होगा। लॉन्ग टर्म में भारत को अगर वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना है तो आपको सबसे पहले अपने एजुकेशन पे काम करना होगा। ये बीए एमए की डिग्रियां बांटने से आप सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसको आपको मेजर रिफॉर्म करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार डरती है कि एजुकेशन के नाम पे डिग्री बांटना जारी रखो। मासिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन की जरूरत है। एमएसएमई के बगैर काम नहीं होगा। बड़ी 4-5 कंपनियों को आप साथ देंगे उससे देश नहीं चलेगा। जब तक एमएसएमई सेक्टर नहीं सुधरेगा और उनको आप करप्शन फ्री एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनका हैरेसमेंट नहीं रुकेगा, तब तक वो एक्सपेंड नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे काम शुरू हुआ है, लेकिन रफ्तार बढ़ानी होगी। एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक एक्शन प्लान बनाना होगा, क्योंकि क्रूड की इंपोर्ट जारी रहेगी। जितना हम कम कर पाए उतना अच्छा होगा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए आपको आर&डी और इनोवेशन के बगैर गुजारा नहीं है, और वो हम स्कूल कॉलेजेस में सिखाते नहीं है, इसलिए एजुकेशन से डायरेक्ट लिंक है। और स्ट्रांग डोमेस्टिक सप्लाई होनी चाहिए। स्ट्रांग सप्लाई का मतलब आपके यहाँ पे रास्ते में कितनी रिश्वत दी जाती है, आपका टोल टैक्स कितना है, आपके बाकी खर्चे कितने हैं, इन सबको भी जोड़ के आपको देखना होगा, जिसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसमें रिश्वत भी जुड़ती है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। फाइनल कंक्लूजन के रूप में मेरा ये कहना है कि मोदी जी रुपये के गिरते हुए असर को रोक नहीं पाएंगे। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, वीकनेस है। अब मोदी जी सारे राज्यों में सरकार बना चुके, अब ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो क्या करते हैं अपने थर्ड टर्म में। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है दोस्तों कि इट कैन नॉट परमानेंटली स्टॉप डेप्रिसिएशन। आरबीआई के हाथ भी बंधे हुए हैं अनलेस इंडिया फंडामेंटली चेंजेस इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये आरबीआई के हाथ में तो है नहीं, ये तो दिल्ली में केंद्र सरकार के हाथ में है, एंड इट इज अ रियल चैलेंज इंडिया फेसेस टुडे। तो हम कुछ भी भाषण दे दें कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे बॉडी का आपको टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर में एक रीडिंग आती है ना, रुपया की गिरती हुई वैल्यू भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सपोज करती है। तो ये भारत के लिए एक थर्मामीटर का काम कर रहा है, इस बात को समझना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे गिरते हुए रुपए को रोका जाए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।